नमस्कार, मैं हूँ अर्सला खान और आप देख रहे हैं प्रोग्रेसिव इंडिया का कार्यक्रम प्रोग्रेसिव हेल्थ। जी हाँ, ये वही संगठन है जो बात करता है जन सरोकार के मुद्दों की, जो एक प्रगतिशील देश को बढ़ावा देता है। अब आप ये सोचेंगे कि प्रगतिशील देश कैसे बनता है, तो जब एक व्यक्ति प्रगतिशील होता है, व्यक्ति से ही हमारा समाज प्रगतिशील होता है, इसके बाद एक देश प्रगतिशील बनता है। तो इसी कड़ी में आज मैं मौजूद हूँ फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा में डॉक्टर डी के धर्मेंद्र कुमार गुप्ता जी के साथ, और इस खास मुलाकात में जो यहाँ पे एमडी, एमएस, एमबीबीएस और यहाँ के चेयरमैन भी हैं, तो मैं उनसे आपकी मुलाकात कराना चाहूँगी। सबसे पहले डॉक्टर डी के गुप्ता जी, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी। आइए, नमस्कार। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपका, राइट, इतना नेम फेम है आपके पास, तो फिलहाल शुरुआती दौर आपके कैसे बीते? कुछ कॉम्प्लेक्शन रहे होंगे, है ना, कॉम्प्लिकेटेड लाइफ रही होगी आपकी भी। स्टार्टिंग दौर आपके कैसे? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और दूसरा कि अभी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हमारा विज़न बहुत बड़ा है। ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल आ रहे हैं ऑलरेडी, पाइपलाइन में 2 नए हॉस्पिटल्स, और हमारा प्लान है कि हम देश के विभिन्न हिस्सों में जल्द ही ऐसे और नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे। रही बात, ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी सफलता के पीछे एक संघर्ष की कहानी होती है, तो वही फिलिक्स के पीछे एक संघर्ष की कहानी है कि फिलिक्स हॉस्पिटल कैसे बना है। मैं और डॉक्टर रश्मि, मेरी जो धर्मपत्नी, हम दोनों डॉक्टर हैं। दोनों ने ही फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, मतलब पहली अस्पताल हमने बनाया है। इससे पहले हमारे जो मदर फादर थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे, सर्विस जॉब में थे। तो पहला ही हमारा ये वेंचर है और सक्सेसफुल वेंचर है। तो इसकी वजह स्ट्रगल रहा है डेफिनेटली, कि जब हम लोगों ने हॉस्पिटल खोला था, खोला क्या था, जब हम लोग क्लिनिक चला रहे थे तो किराए पे घर लिया, वहाँ से क्लिनिक स्टार्ट किया। इवन मैं गवर्नमेंट जॉब में था, डॉक्टर रश्मि जो मेरी वाइफ हमें प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद एक हमने छोटा सा नर्सिंग खोला वहाँ पे, उन्होंने वो बंद करना पड़ गया, कुछ ही सीलिंग वगैरह हुई थी नोएडा में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से, कि वहाँ पे जो रेजिडेंशियल एरिया थे उसमें बैंक्स और नर्सिंग होम्स को अलाउ नहीं किया था उन्होंने। उसके बाद हम लोग को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, लड़ाई झगड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हुआ। उन फाइनली उन सब के बाद हम लोग जीत के आए और अब उसको हॉस्पिटल को बनाया है। और बनाने के बाद भी दिक्कतें आती हैं, बनाने और चलाने में बहुत स्ट्रगल होते हैं। टाइम पे बनाना, बैंक फंडिंग कराना, लोन लेना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना, वेंडर मैनेजमेंट करना, फिर जब अस्पताल बना देते हो तो स्टाफ चाहिए होता है, अच्छे डॉक्टर्स चाहिए होते हैं, सिस्टम और प्रोसेस चाहिए होते हैं। उन सब में दिक्कतें आई, लेकिन हाँ, टच वुड, एक पड़ाव के बाद हम लोग इसी स्थिति में आ गए कि अब हॉस्पिटल पूरी अच्छी तरह से फंक्शनल है। सारी सुविधाएं बड़ी ही वर्ल्ड क्लास सोसाइटी, मतलब वर्ल्ड क्लास सर्विसेज हम लोग प्रदान कर रहे हैं अपने मरीजों को। तो वी आर प्राउड ऑफ दिस। तो डॉक्टर गुप्ता, आपने बताया कि आपकी वाइफ भी और आप दोनों साथ में ही चलाते हैं हॉस्पिटल, तो आप ऐसा मानते हैं कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ ज़रूर होता है? बिल्कुल होता है, सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो मिलके काम करते हैं तो वो एक और एक 11 होता है। अगर आपके आपस में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती है। आप सही निर्णय सही समय पर नहीं ले पाते हैं, निर्णय बहुत बार गलत होता है। तो अगर आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा, एक दूसरे के आप पूरक हैं, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आप निर्णय जल्दी लेंगे, निर्णय अच्छे होंगे। और जब निर्णय अच्छे होंगे, निर्णय जल्दी होंगे, तो डेफिनेटली प्रोग्रेस का पथ बहुत अच्छा होगा। तो इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि अभी तो आपने इतने डिटर्मिनेशन के साथ आप इस मुकाम पे पहुँचे, राइट? इससे पहले जब हम यंग होते हैं तो उतनी विल पावर नहीं होती, है ना? करते हैं काम करते-करते कहीं गिव अप का पार्ट भी आ जाता है लाइफ में। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि हॉस्टल डेज़ में आपका कुछ ऐसा किस्सा रहा हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? तो हॉस्टल डेज में ऐसा कोई ख़ास किस्सा नहीं, लेकिन हाँ, मैं शुरू से ऐसा था कि जब एमबीबीएस मिला, डिग्री मिली, तो उसमें कहीं न कहीं उसमें भी एक स्ट्रगल था हमारे साथ, कि जो एमबीबीएस की डिग्री थी वो इतनी आसानी से नहीं मिली। उसमें जब हमने सीपीएमटी जो होता है, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था पहले, उसमें एग्ज़ाम दिया, पास हो गए, सिलेक्शन हो गया था। बट कहीं न कहीं वो सीट मेरी किसी और को दे दी गई, बेच दी गई, घोटाला हुआ था, क्या था उस समय। तो उस समय फिर जो मेडिकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था वो चीफ मिनिस्टर के पास था, मुख्यमंत्री थी उस समय, माननीय मतलब सुश्री मायावती जी थी। तो उनको अप्रोच किया, चीफ सेक्रेटरी को अप्रोच किया, हेल्थ सेक्रेटरी को अप्रोच किया, जांच कराई। वो सारे पहलू में 6-8 महीने लग भी गए, लेकिन फाइनली हाई कोर्ट गए, कंटेम्प्ट कराया। तो अंततः जीत मिली और हमें एडमिशन मिला, दाखिला मिला मेडिकल कॉलेज मेरठ में। वहाँ बड़े अच्छे से मतलब लाइक हमने एमबीबीएस की शिक्षा दीक्षा ली वहाँ पे। वहाँ स्ट्रगल था कि अब एक छोटे परिवार से आना,
वीकर सेक्शन से आना, उसमें रहता है कि फाइनेंशियली स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है आपकी, तो उसमें आपके खर्चे होते हैं, उन खर्चों को कैसे चलाते हैं आप, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ फोकस सिर्फ पढ़ाई पे था, गोल्ड मेडल लिए बहुत सारे, और खर्चे के लिए था कि बहुत बार होता था कि खर्चे नहीं होते, तो आप हम लोग को जो एक कोलेबरेटेड मैच चलती थी, तो उसको मैं लीड करता था। उससे फ़ायदा होता था कि हम लोगों को कुछ खाना वगैरह जो खर्चे हैं वो फ्री में हो जाते हैं, कुछ चीज़ें फ़ायदा रहते हैं। तो पढ़ाई भी की, साथ में अर्न भी किया। और खाली इस देश में तो इस चीज़ को थोड़ा मुझे लगता है वैसे देखते हैं, बट बाहर विदेशों में बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं कि पढ़ाई भी करते हैं और साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं। तो ऐसे ही पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम किया, उससे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जैसे आपने बताया कि अर्निंग आपका शुरुआती दौर से ही चलता रहा है, तो और क्या-क्या आपके सामने कठिनाइयाँ आई? क्योंकि हम सभी जानते हैं डॉक्टर बनना आसान बात नहीं होती, पढ़ाई भी हार्ड होती है, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है, विल पावर की ज़रूरत है। तो उसके चलते और सब क्या परेशानियाँ आपने झेली और आपने देखी, वो आइपा के ज़रिए आप बताना चाहें? देखिए, मैं एक पहले बात बताना चाहूँगा, कोई परेशानी बड़ी नहीं होती है। कोई परेशानी ऐसी नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं है। बस आपको आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, और क्षमता भी कोई ऐसा नहीं कि फिज़िकल बहुत ज़्यादा आपको, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप बहुत पैशनेट होने चाहिए अपने काम के लिए, जो काम करना चाह रहे हैं। आपके अंदर एक रेज़िलियंस पावर होनी चाहिए कि हार नहीं मानना। हार होती है, सबकी होती है। ऐसा नहीं है जीत पहले अटेम्प्ट में मिल जाती है। बट उस जीत के अटेम्प्ट तक पहुँचने तक जितने हार के अटेम्प्ट होते हैं, उसमें आपको कहीं न कहीं मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है, उसमें आपको लगे रहना पड़ता है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा भी स्ट्रगल ऐसा ही था। जब बचपन बीता था तो मेरे फादर एक 4th क्लास एम्प्लॉय थे जिला पंचायत में, मदर टीचर थी, और फादर के एक्सपायर हो गए थे जब मैं 9 साल का ही था। हमारा भी एक छोटा सा परिवार था। इवन हम लोग खो-खो में रहते थे, जो खोखे नहीं होते हैं आप देखे होंगे, कियोस्क जिनको बोलते हैं, उनके बीच में रहना, दो के बीच में। और घर नहीं था, घर घर के जो बना तो घर बहुत छोटा होता था। फादर एक्सपायर हो गए तो वहाँ पे स्कूल नहीं होते थे अच्छे। तो मैं सिस्टर के पास आ गया मैं नोएडा में। तो नोएडा में भी बहुत सारे स्कूल्स ने दाखिला नहीं दिया मुझे, इसलिए कैम्ब्रिज स्कूल में आज भी जानता हूँ, उसके प्रिंसिपल ने मना कर दिया था, या जो सेंट्रल स्कूल है कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता गवर्नमेंट इन स्कूल्स में, बिकॉज यहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम के स्कूल हैं, तो इसमें आपका बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा, बिकॉज वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आया है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर का पढ़ा हुआ था, तो इसलिए शायद उन्होंने मतलब मना कर दिया। नहीं हार मानी, फिर हमने सरकारी स्कूल में दाखिला लिया। नोएडा जैसे शहर में 6 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था स्कूल। बस से उतरने के बाद दो दो बसें चेंज करनी पड़ती थी, स्कूल से आना वापस जाना। तो ये सब स्ट्रगल किए, बस स्कूलिंग करी। स्कूलिंग में भी कोई वो संसाधन नहीं थे फाइनेंशियल बहुत अच्छे। उसमें पॉपकॉर्न बेचना, फैक्ट्रीज में काम करना, ऑटो चलाना, लोडिंग करना, पार्किंग्स में काम करना, जितने ऑड वर्क्स थे वो सब करें। और सब फाइनली, बट उस समय एक सपना देखते थे। सपना देखना बहुत ज़रूरी, मैं तो ये कहूँगा। सपना ये था कि हाँ, मुझे भी बड़ा बनना है, कुछ अच्छा काम करना है। बहुत सारे लोग, जब मैं प्रगति मैदान पे पॉपकॉर्न बेचता था तो दिखता था गाड़ियाँ निकलती हैं बड़ी-बड़ी, तो लगता था एक दिन हम भी इस गाड़ियों में बैठेंगे, एक दिन इस तरह के अचीव करेंगे जो अपने वो हैं, जो गोल्स हैं, जो एम्स हैं। बट सपना था, ये नहीं पता था कैसे होना है, बट दिमाग में कभी हार नहीं मानी कि हाँ ठीक है, करते हैं। करते-करते ये रहा कि 12th में के बाद पीएमटी दिया, पीएमटी में सिलेक्शन हो गया। मैंने बताया कि वहाँ भी कुछ गड़बड़ घोटाले, वहाँ भी हार नहीं मानी। एक 18 साल की उम्र में मुख्यमंत्री से मिलना, चीफ सेक्रेटरी से मिलना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलना, हेल्थ से, इवन सेक्शन ऑफिसर, इवन जो पियोन होता है, चपरासी होता है, उससे अपनी फाइल को कैसे मूव कराना। 6 महीने के अंदर आप पूरे सरकार में फाइल को मूव करा के ऑर्डर करा लें, ये बहुत बड़ी बात है। उसमें ट्रांसफर पोस्टिंग बहुत सारे होते हैं। हाई कोर्ट में कैसे कंटेम्प्ट करना, कैसे फॉलो करना अपने केसेस को, वो सब सीखा वहाँ पे। फिर मेडिकल कॉलेज में गए, सिस्टर को पढ़ाया, अपनी छोटी बहन है, मैंने उसको पढ़ाया, खुद पढ़ाई करी। और वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद फिर एमडी करी। एमडी में भी गोल्ड मेडलिस्ट रहे, टॉपर रहे। वहाँ बहुत सारे पेपर प्रेजेंट किए, पब्लिश किए, नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में अटेंड किए, वहाँ मेडल्स लिए। उसके बाद फिर पैसे नहीं थे, फिर नौकरी में आ गए यहाँ पे, तो नौकरी ज्वाइन करी। बिकॉज जब पैसे नहीं होते तो अगर आपको नौकरी मिल रही है तो सबसे अच्छा वही होता है। बट यहाँ भी सपने देखते थे नौकरी में बैठ के भी, कुछ अपना करना है, कुछ बड़ा काम करना है जिसमें मैं दूसरों को भला कर सकूँ, दूसरों को रोज़गार दे सकूँ, दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए। तो डॉक्टर डी के गुप्ता, आपने जैसे बताया काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए आपकी लाइफ में, तो उसके चलते ही आपने डॉक्टर का प्रोफेशन ही क्यों फॉलो किया? ऐसा आपका डिटर्मिनेशन दिख रहा है आज इस सब मुकाम के ज़रिए, राइट? लेकिन उसके पीछे और क्या रीज़न रहा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्मली 12th के बाद बहुत सारे लोग, बच्चों को पता ही नहीं होता, खास करके लोअर जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनमें, कि क्या करना है, पढ़ाई करनी, जो कॉलेज मिल गया उसमें दाखिला। मेरे फादर की डेथ हो गई थी 1986 में। और उस समय वो, उनको बहुत सारी मल्टीपल बीमारियां थीं, डायबिटीज़ थी, ट्यूबरकुलोसिस थी, अस्थमा था,
और हार्ट प्रॉब्लम्स थी, उसके लिए वो इलाज कराने बॉम्बे तक गए, जो मेरे चाचा वगैरह रहते थे वहाँ भी दवाई लेके आए, बट दवाई कंटिन्यू नहीं कर पाए बिकॉज बॉम्बे जाना एक शाहजहाँपुर से, यूपी से 1000 किलोमीटर दूर जाके दवाई लेके फॉलोअप करना मुश्किल था। तो अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाते थे, फर्रुखाबाद या शाहजहाँपुर जाते थे, तो शाहजहाँपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट था मेरे पे वहाँ पे 2 नदियाँ पार करके जाना पड़ता था। मतलब अपने ज़िले में जाने के लिए, आपको ज़िले हेडक्वार्टर जाने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए 2 नदियाँ पार करनी पड़ती थी। तो वहाँ जो हम ही नहीं, मतलब वहाँ और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कहीं न कहीं ऐसी जो जो मुख्य क्या जो मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एसेंशियल सर्विसेज़ जिसको बोलते हैं, उनसे वंचित थे। हेल्थ क्या है, एजुकेशन क्या है, एसेंशियल सर्विसेज़ है। मेरे लिए वहाँ स्कूल नहीं था, क्योंकि मैंने जब 5th के पास की उसके बाद 6-7 तक पढ़ाई नहीं की मैंने। वहाँ स्कूल ही नहीं था वहाँ पे। स्कूल क्या, वहाँ पे शिक्षा विभाग का माफिया चलता था वहाँ पे। स्कूल, प्राइवेट स्कूल खुले थे, पढ़ाई होती नहीं थी। वहाँ एग्ज़ाम देने जाओ और पास करके आ जाओ नकल-वकल से। तो छठी 7वीं में मैंने पढ़ाई नहीं करी, 8वीं में नोएडा में आके एडमिशन लिया। तो 2 क्लास का मुझे आज तक नहीं पता कि सिलेबस क्या है उसका। तो वो ऐसे ही वंचित थे लोग हेल्थ केयर सर्विसेज से। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती नहीं थी, पीएचसी होती थी, वहाँ डॉक्टर नहीं आता था महीनों-महीनों, बिकॉज़ वो कैसे आएगा जब 100 किलोमीटर दूर उसका घर है वहाँ से। तो उन सुविधाओं से वंचित, उनकी एक डेथ हो गई। तो डेथ हो गई तो दिमाग में था कि कुछ ऐसा करना है कि जिससे मैं बाकी लोगों की भी सेवा कर सकूँ। जो जो मुझे झेलने को मिला है वो मेरे परिवार को तो वो किसी को ना मिले। तो इसीलिए शायद कि अगर कोई, जो भी लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं रिमोट एरिया में हैं, उनको हेल्थ केयर समय पे ना मिलने से उनकी मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग अपंग हो जाते हैं, बहुत सारे लोग कॉम्प्लिकेशन चले जाते हैं, डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो उसको कैसे दूर करा जाए, तो उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है। इस प्रयास को हम लोग बड़ा करने की सोच रहे हैं। अभी हमने नोएडा में हॉस्पिटल खोला। इवन हम यहाँ पे भी बहुत सारी चैरिटेबल सर्विसेज करते हैं, फ्री ओपीडी करते हैं, फ्री हेल्थ चेकअप्स करते हैं, इवन बहुत सारी टॉक्स करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं। हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत बड़ा किया, फ्री वैक्सीनेशन बहुत सारे लगाए, पेड़ लगाएँ। अभी हमारा प्लान है कि अब छोटे शहरों में जाना है, छोटे-मोटे एरियाज़ में, वहाँ लोगों को एक्चुअली वहाँ से सेवा की ज़रूरत है, वहाँ कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग आगे प्रयासरत हैं अभी। तो जैसे आपने बोला कि अभी हमारा प्रयास है आगे और रूरल एरियाज़ की तरफ जाना है। तो जैसे मैं गई हूँ, कहीं-कहीं तो हॉस्पिटल है ही नहीं। अगर बात करें गाज़ियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक है और ये अपना महराजपुर है, बहुत सारे वहाँ पे छोटे-छोटे एरियाज़ हैं। बिथरी, चैनपुर, बरेली की बात करें और भी जगह तो हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएँ नहीं होती हैं। देखिए, सही कह रहे हैं बिल्कुल, जो 70% जनता हमारी वो रहती है गाँव में रहती है, और जो देश का हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 70% जो लिमिटेड है खाली मेट्रोज़ में, बड़े शहरों में। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद या टियर 2 सिटीज़ जैसे मेरठ है, यहाँ बरेली है, बड़े-बड़े जो ज़ोनल हेडक्वार्टर्स हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, तहसील हैं, तहलका हैं, गाँव हैं, ब्लॉक हैं, कस्बे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में सच में ही वहाँ सुविधाएँ नहीं हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स के नाम पे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, आरएमपीज़ होते हैं, उन्हीं से बेचारे वही जान बचा रहे होते हैं, तो उनको एक्सेसिबल नहीं है। तो डेफ़िनेटली चाहे आइपा हो या कोई भी ऐसा माध्यम हो, जिसके थ्रू अगर हम किसी की सेवा कर सकते हैं, ख़ास करके प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज़ और सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज़, जिससे लोग वंचित हैं, हम बिल्कुल बहुत उत्सुक हैं इसके लिए और बड़ा तैयार हैं, सक्षम भी हैं अब तो करने के लिए, और पूरा कंधे से कंधा मिला के कोई भी संस्था हो, आपकी संस्था है या कोई और, सबके साथ हम काम करने को तैयार हैं। अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो हमारी आउटरीच में, जहाँ हम जा सकते हैं, जैसे अभी हम लोग पैन इंडिया नहीं कर सकते मान लीजिए, लेकिन स्टिल जैसे हम लोग नोएडा में हैं तो बुलंदशहर है, जेबर है, खुर्जा है, हापुड़ है, जो आसपास नियर गाजियाबाद है, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनके बहुत सारे गाँव कस्बे ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं स्वास्थ्य के लिए वो नहीं है। तो वहाँ पे कैंप करने हैं, टॉक्स करनी है, जनता को जागरूक करना है, डॉक्टर्स को, वहाँ के जो नर्सिंग होम्स हैं उनको ट्रेन करना, उनके स्टाफ को ट्रेन करना, सो दैट अगर छोटी-मोटी बीमारी है उसको वहीं पे ठीक की जा सके। तो वो सब हमारे प्लान में है और बिल्कुल आपके साथ मिलके काम करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी। इसके साथ आपसे बातचीत के दौरान पता चला कि जैसे कोविड महामारी, कितनी बड़ी महामारी, पूरे देश में अफरा-तफरी मच गई थी। उम्मीद करेंगे कि ये बीमारी दोबारा ना आए, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है और आपने इतने कोविड वैक्सीन फ्री दिए हैं, सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री दिए हैं, मेडिसिन्स की अगर बात करें तो इतनी आपने सोशल वर्क किया है। इसके चलते आगे क्या आपके मतलब आपने कितनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप? नहीं देखिए, तैयारी क्या है, हमारा सेवा जो है, जो चिकित्सा सेवा, सेवा है, तो इसमें सेवा भाव होना चाहिए। तो चाहे कोविड जैसी बीमारी है, 100 साल बाद आई थी ऐसी, भगवान ना करे दोबारा आए, बट हमारा स्वास्थ्य जो सिस्टम है, जो तंत्र है, उसको सक्षम होना चाहिए कि चाहे वो तन, मन, धन जैसे भी हम हर तरह से अपने मरीज़ की सेवा कर सकें या अपने समाज की सेवा कर सकें।
हम पूर्ण रूप से सक्षम भी हैं अब। और ये हम नहीं हैं, देश के अन्य अस्पताल हैं, चाहे प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, सबने बहुत मेहनत करी, सबने बहुत काम किया। इतनी बड़ी बीमारी कोई अकेले नहीं उसको जीत सकता है। इवन खाली अस्पताल नहीं, जो दूसरी जनता भी थी, चाहे वो आम नागरिक हों, उन्होंने भी खाना खिलाया लोगों को, उन्होंने कैंप लगवाया, फ्री में लोगों को ट्रांसपोर्ट दिलवाया, लोगों ने वॉलंटियर की तरह काम किया। तो बहुत सारे लोगों ने, सबने मिल के काम किया। तो जब सब लोग मिल के काम करते हैं तो कोई भी पेंडेमिक को उस टाइम लड़ सकते हैं। तो अगर आप जैसे लोग सब साथ आएंगे डेफिनेटली, तो हमारे अब जो अगला प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान है। डेफिनेटली हम लोग घर घर जाके लोगों को वैक्सीनेट करना चाहते हैं, घर घर जाके लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग करना चाहते हैं, घर घर जाके उनको लोगों को दवाई दिलाना चाहते हैं। तरीका तो ये ना, अब तो हर चीज़ ये है कि घर पे पहुंचना चाहिए। तो स्वास्थ्य तो मूलभूत है, तो अगर ग्रोसरी घर पे पहुंच सकती है, दूध घर पे पहुंच सकता है, तो हेल्थ केयर क्यों नहीं पहुंच सकता है? तो वो मुझे लगता है अगला विजन हमारा यही है कि हर चीज़ हेल्थ केयर की जो सर्विसेज हैं, सारी सर्विसेज कस्टमाइज्ड वे में एट योर डोर स्टेप होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे कोविड आपने बोला, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं करते हैं। रूरल एरियाज़ में अगर बात करें, कुछ ऐसे भी डेवलप एरियाज़ भी हैं, वहाँ भी लोग नहीं करते हैं, वैक्सीनेशन से डरते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे आइपा के ज़रिए? देखिए, वैक्सीन हेजिटेंसी एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बड़े अच्छे से इसको लड़ा, इसके खिलाफ अवेयरनेस करी है, मुहिम चलाई है। उसमें प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आप जैसे लोग हों, बहुत सारे धर्मगुरु थे, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग थे, पॉलिटिशियन थे, सेलिब्रिटीज़ थे, डॉक्टर्स थे, इन सब ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। उसी की वजह से हम लोग 90% फर्स्ट डोज कवरेज कर चुके हैं। अराउंड 75 टू 80% सेकेंड डोज का कवरेज भी हो गया है। बूस्टर डोज भी लगनी चालू हो गई है। अराउंड 70% से ज़्यादा 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग गई हैं। तो कहीं ना कहीं जो कुछ लोग ऐसे रह गए जिनके अंदर भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीन लगाने से इनफर्टिलिटी हो जाएगी, नपुंसक हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, या वैक्सीन से खतरे हो सकते हैं, बाद में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ये सारी भ्रांतियाँ हैं, मिथ हैं, फैक्ट्स नहीं है। फैक्ट्स हैं कि वैक्सीन आपके लिए संजीवनी है, वैक्सीन आपके लिए अमृत है, वैक्सीन आपको रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वैक्सीन आपको अगर बीमारी होती भी है तो भी बीमारी से होने वाली मौत और उससे कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं। मैं फिर आपके माध्यम से कह रहा हूँ, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बहुत इफेक्टिव है, प्रूवन है, और आगे भी दुनिया में हम लोग तो लीडर बन चुके हैं वैक्सीन प्रोडक्शन में और वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो इसलिए हमें लगता है कि हम सबको एक एक घर में जहाँ भी वैक्सीन नहीं लगी है, सबको जागरूक करना चाहिए और सबके लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए। डॉक्टर डी के गुप्ता, मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए, मेरा ये आपसे आखिरी सवाल होगा। प्रोग्रेसिव इंडिया के कार्यक्रम प्रोग्रेसिव हेल्थ की मुहिम आपको कैसी लगी और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी मुहिम है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था आम जनमानस के लिए कुछ कार्य करता है, उनकी मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने में सहयोग करता है, चाहे उनकी मूलभूत सुविधाएं, चाहे उनके हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, नॉर्मल वेलबींग हो, अगर उस पर फोकस करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी इस समय हेल्थ से बड़ा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कोविड के बाद पता लग गया था हमें सबको, चाहे कितना से बड़ा अमीर आदमी हो और कितना गरीब आदमी हो, एक सिलेंडर ऑक्सीजन सबकी जान बचा रहा था। और जिसको नहीं मिल रहा था तो अमीरी का पैसा सब रखा रह गया था। तो कहीं ना कहीं हम सबको मिलके और बाकी ऐसी और संस्थाओं, हम सबको मिलके ऐसे जागरूकता अभियान चलाने चाहिए, अपने समाज को सक्षम बनाना चाहिए हर तरह से, एजुकेशन में भी और हेल्थ में भी, कि सो दैट कोई से कोई बीमारी आए, कोई बड़ी बीमारी भी आए कोविड जैसी, तो भी हम लोग लड़ने में सक्षम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर डी के गुप्ता, जो चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के। उन्होंने अपनी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर करी और काफ़ी सारे प्रिकॉशन भी फॉलो करने के लिए बोले। तो आप और हम यही प्रिकॉशन फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे अलविदा। नमस्कार।